सरकार और पत्रकार के संबंध कभी मधुर नहीं रहने चाहिए। अब मैंने चैनल देखना हिंदुस्तान के बंद कर दिया है। क्यों यहाँ हिंदुस्तान में मुमकिन नहीं हो पाता है न्यूज का, व्यूज का ईमानदार काम? ये किस तरह का गला काट मुकाबला है चैनल्स का कि आप केवल नफरत फैलाने में लगे हुए हो। एक कारोबार के रूप में खत्म हो गया जर्नलिज्म, कुछ बाकी नहीं है। आज हम पहुंचे हैं सुनील कुमार जी के पास। आपने सर कहा कि इमरजेंसी के दौर से आपने जर्नलिज्म की शुरुआत की। गाहे बगाहे चर्चाओं में बड़ी चर्चा होने लगी पिछले कुछ सालों में, 8-10 सालों में, कि अघोषित इमरजेंसी लगा हुआ है देश में। आज तो पूरी दुनिया में सरकार और कारोबार का मुकाबला अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि कारोबार सरकार को नियंत्रित करता है। विश्वसनीयता में कितना फर्क आया है? मीडिया का जो कारोबार है उस कारोबार को हम पत्रकारिता मान लेंगे तो हम बहुत बड़ी गलती करेंगे। आप तो सर पैदल भी चल के आपने पत्रकारिता की होगी। साइकिल कहूंगा। अब तो लोग हेलीकॉप्टर में बैठ के पत्रकारिता करने लगे हैं। ये पूरी तरह से एक कारोबार के अपने प्रमोशन के तौर तरीके हैं। लोगों को तो लेके भी गए थे हंसदेव वाले। जिस दिन छत्तीसगढ़ में हिंदुस्तान का फेफड़ा काटा जा रहा है उस दिन आप एक ऐसे बंदरगाह को देखने जा रहे हो जिस बंदरगाह से छत्तीसगढ़ के पाठक का कोई लेना देना नहीं। इतनी साफ गोई का कितना नुकसान हुआ आपको? मुझको लगता है कि अगर मैं अपनी मर्जी की अखबार नवीसी करना चाहता हूँ तो मुझको उतने नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। और गोल्डन एरा ऑफ जर्नलिज्म, स्वर्णिम युग क्या लौटेगा कभी? एक बार ये पूरा सिलसिला खत्म हो जाएगा, ये कारोबार धंधा सब खत्म हो जाएगा, फिर कहीं से एक सूरज की रोशनी निकलेगी। नमस्कार, बीएस टीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ की एक ऐसी शख्सियत के पास पहुंचे हैं जो ना तो परिचय के मोहताज है, ना नाम के मोहताज है, बल्कि उनके सिखाए, बताए, समझाए हजारों हजार छात्र जो है आज न केवल छत्तीसगढ़, न केवल देश बल्कि विदेशों में भी जाके अपना नाम रोशन कर रहे हैं। जी, आज हम पहुंचे हुए सुनील कुमार जी के पास। छत्तीसगढ़ के सबसे वरिष्ठ पत्रकार जो हैं वो है हमारे साथ। आज बातचीत हम उनसे करेंगे। कितने लोगों को इन्होंने समझाया, बताया, लिखाया और आज साक्षी है बदलते दौर के जर्नलिज्म के, बदलते दौर के पत्रकारिता के। कई सरकारें आई और गई, सब पे समीक्षा आपने की। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सुनील कुमार एक ऐसा नाम जिसको नाम लेने से ही विश्वविद्यालय के बराबर माना जाता है। जब हम लोग जर्नलिज्म की पढ़ाई जब हम लोग कर रहे थे तो हमको बताया जाता था कि कोई सुनील कुमार जी हैं। हमको लगता था कि सुनील कुमार जी हैं, अब बार बार उनके नाम का जिक्र होता है। क्या है सुनील कुमार जी? बड़ा कौतूहल होता था। बाद में आपके लेख पढ़ना, तमाम चीज़ों को देखना, आपसे मुलाकात भी हुई। वो दौर आज के दौर में कितना परिवर्तन देखते हैं सर आप? बहुत बड़ा फर्क है। मैंने जब काम शुरू किया, इमरजेंसी का दौर चल रहा था, 76 से मैं अखबार नवीसी में हूँ और अभी तक अपने आप को अखबार नवीस ही मानता हूँ। ये अलग बात है कि मैं यूट्यूब पे कुछ बोल लेता हूँ रोज, लेकिन अखबार की स्याही जो है वो खून से निकली नहीं है अभी तक। काम करने का तौर तरीका जो अखबार के जो कड़े पैमाने रहते थे उससे नहीं हट पाया। तो कुछ एक टीवी चैनल वालों ने मुझसे बीच में सलाह मशविरा किया कि कोई चैनल आप यहाँ हेड करेंगे क्या, हम लोग शुरू करना चाहते हैं। तो मेरे तौर तरीके उन्होंने सुने तो कहा नहीं, ये शुरू नहीं हो पाएगा, बंद पहले हो जाएगा शुरू होने के। तो ये दौर जो है इसमें अखबार एक हिस्सा रह गया है मीडिया का। अब जिस टीवी चैनल से आ रहे हैं ऐसे टीवी चैनल बहुत सारे हो गए हैं, वेबसाइटें बहुत सारी हो गई हैं और यूट्यूब जो है वो सबसे और आगे आ गया है। अभी तरह तरह का सोशल मीडिया ने बहुत सारा हिस्सा खा लिया है मीडिया का। मैं बार बार एक बात को लिखता हूं कि प्रेस जो है, प्रिंटेड अखबार जो हैं, इनको मीडिया के जो बड़ा अम्ब्रेला है, एक छाता है जिसमें मीडिया कह देते हैं, जिसमें हर कोई आ जाते हैं। तो मेरा मानना है कि अखबार को उस अम्ब्रेला से बाहर आना चाहिए। उसके तौर तरीके अलग हैं। मैं बहुत ओल्ड स्कूल का हूं, मैं बड़ा पुराने ख्याल का हूं, सोचने वाला। जर्नलिज्म को लेके, समाचार और विचार को लेके मेरी सोच जो है बड़ी दकियानूसी है। तो मैं मानता हूं कि एक जो पवित्रता रहनी चाहिए इस पेशे की, वो अखबार में तो मुमकिन है। बाकी लोगों के बारे में मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं। मेरे भी अखबार का एक वेबसाइट है या यूट्यूब चैनल है,
मैं उस हिस्से पे टिप्पणी करना नहीं चाहता। मैं बुनियादी तौर पर अखबार नवीस हूं और मेरा मानना है कि अखबार जो हैं उनमें जो पवित्रता मुमकिन है वो बाकी जगह शायद उतनी नहीं है। मैं खुद ही अपने आप को देखता हूं, मैं जिन दूसरे हिस्सों में काम करता हूं वो ईमानदारी वहां मुझको पेशे के लिए, मैं रुपए पैसे की ईमानदारी की बात नहीं कर रहा, वो मुझको मुमकिन नहीं लगती है। तो मेरा मानना है कि अखबार जो है उसको मीडिया के दायरे से बाहर निकलकर एक बार फिर अपने आप को प्रेस कहना चाहिए। जहां से शुरुआत हुई थी हमारी, हमको वहीं तक सीमित रहना चाहिए और हमको मीडिया नाम की छतरी जो है उसको बाकी तमाम लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। वो उसको जैसा चाहे वैसा यूज करें। आपने इसमें कहा कि इमरजेंसी के दौर से आपने जर्नलिज्म की शुरुआत की। कहा गया कि इमरजेंसी तो घोषित हुआ, लेकिन गाहे बगाहे चर्चाओं में बड़ी चर्चा होने लगी पिछले कुछ सालों में, 8-10 सालों में, कि अघोषित इमरजेंसी लगा हुआ है देश में। अखबारों को स्वतंत्रता नहीं, चैनल को स्वतंत्रता नहीं। कैसे आप इसको देखते हैं? मैं ऐसे देखता हूं कि एक इमरजेंसी जो अघोषित हम मानते हैं वो सरकार की तरफ से मान लेते हैं, लेकिन मैं दूसरी कई तरह की इमरजेंसी देखता हूं कि मीडिया इतना बड़ा कारोबार हो गया, इतना बड़ा उद्योग हो गया है कि उसके मालिकान जो हैं उनकी तरफ से भी एक इमरजेंसी रहती है। आप अपने मैनेजमेंट की मर्जी के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, कुछ लिख नहीं सकते। मुझको कुछ पत्रकार साथी कभी कॉपी भेज देते हैं कि सर इसमें थोड़ा सुझा दीजिए, इसका इंट्रो बना दीजिए, कुछ कीजिए। तो मैं अपने काम को छोड़ के भी दूसरे जो साथी हैं उनके काम को करने में जुट जाता हूं। कई बार ये होता है कि उनकी कॉपी जो है इस्तेमाल नहीं होती उनके अखबार में, वेबसाइट पे भी नहीं होती। मान लीजिए अखबार में तो छपी हुई सीमा है जगह की, उनके वेबसाइट पे भी यूज नहीं होती और मैं समझ पाता हूं कि क्यों यूज नहीं हो रही है। हसदेव के बारे में या किसी और मामले में क्यों इस्तेमाल नहीं हो रही है उसको समझ पाता हूं मैं। तो इमरजेंसी कई किस्म की है। इमरजेंसी से हमारा मकसद सेंसरशिप है या हमारा मकसद यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोकने से है, तो ये केवल सरकार नहीं करती है, बाजार भी करता है। और आज तो पूरी दुनिया में सरकार और कारोबार का मुकाबला अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि कारोबार सरकार को नियंत्रित करता है। एक वक्त था जब ये कहा जाता था कि सरकार कारोबार को नियंत्रित करे। अब मुझको लगता है कि हिंदुस्तान में दूसरी कई जगहों पे जैसा अमेरिका में होता है, आज आप देखेंगे अमेरिका में कि कारोबार सरकार को नियंत्रित कर रहा है। एलन मस्क बड़े उदाहरण है, बड़े बड़े उदाहरण हैं। एक दिन में एक मालिक आता है 2800 करोड़ रुपया पूंजी निवेश करता है, एक पूरा मीडिया समूह खरीद लेता है। एक दूसरा आता है, उसके 30 साल 40 साल पुराने मालिकान को बाहर करके उस पे कब्जा कर लेता है। तो ये आम बात हो गई है अब। तो मुझको लगता है कि ये मोनोपोली जो है मीडिया पे, अमेरिका में एक समय एक कानून था मीडिया पे मोनोपोली के खिलाफ कि कोई भी एक कंपनी जो है इतने से ज्यादा चैनल, इतने से ज्यादा रेडियो स्टेशन, इतने से ज्यादा अखबार, इतने प्रदेशों से ज्यादा में मौजूदगी नहीं रख सकती। ये मोनोपोली से रोकने के लिए था। विश्वसनीयता एक सवाल, एक शब्द है सर, आप तो उसको जीते हैं। आप विश्वसनीयता में कितना फर्क आया है? लोगों को कतई विश्वास नहीं है आज के अखबारों पे, आज के टीवी चैनल्स पे, बोले हुए शब्दों पे, लिखे हुए शब्दों पे। लोग मानते ही नहीं है। इतनी गिरावट क्यों हो गई? इतनी गिरावट इसलिए हो गई कि एक समय बहुत कम बजट में मीडिया का कारोबार चलता था। हम लोग एक बहुत ऑर्डिनरी मशीन के ऊपर छापते थे अखबार को, लेकिन जब जिस अखबार में मैं काम करता था उन्होंने जब महंगी मशीन लगाना तय किया, उसके लिए इमारत बनानी पड़ी। हमने भी किया, मैंने भी ये अखबार जब शुरू किया तो हमने भी मशीन लगाई, बिल्डिंग बनाई। आप किसी कारोबार में जितना बड़ा पूंजी निवेश करेंगे वो उतना बड़ा कारोबार हो जाएगा। दो चीजों को फर्क करके चलिए आप। पत्रकारिता और प्रकाशन, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। पत्रकारिता पेशा है, प्रकाशन जो है कारोबार है। एक बड़ा 5 स्टार हॉस्पिटल बनता है, वो कारोबार है। उसमें डॉक्टर जो काम करता है उसका हुनर डॉक्टरी है। हम अस्पताल चलाने के कारोबार को अगर डॉक्टरी में कंफ्यूज हो जाएंगे या मीडिया का जो कारोबार है उस कारोबार को हम पत्रकारिता मान लेंगे तो हम बहुत बड़ी गलती करेंगे।
पत्रकारिता की विश्वसनीयता उतनी खराब नहीं हुई है जितनी मीडिया के कारोबार की विश्वसनीयता खराब हुई है। कारोबार को विश्वसनीयता से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना रहता भी नहीं है। जो बिजनेस मैनेजमेंट के बड़े बड़े IIM या दुनिया के बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी जो पढ़ाते हैं, उसमें कहीं नीति सिद्धांत वगैरह का बहुत बड़ा कुछ नहीं रहता है। कारोबार को कैसे बढ़ाया जाए, पूंजी को कैसे बढ़ाया जाए, कमाई कैसे की जाए, ये रहता है। तो मीडिया का जो कारोबार है वो उसी में लगा हुआ है। पत्रकार जो हैं, जब तक वो मीडिया की उस तनख्वाह के मोहताज रहेंगे, तब तक वो किसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या किसी ईमानदारी का उनको दावा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आज भी कोई ईमानदारी से पत्रकारिता करना चाहे तो 2000 रुपए में डोमेन नेम होता है, 4000 रुपए में वेबसाइट बनती है। बिना टाइपिस्ट आप अपने एक मोबाइल फोन से अपनी वेबसाइट पे ईमानदार जर्नलिज्म कर सकते हैं। लेकिन घर कैसे चलेगा? घर चलाना जो है, आप जब मैंने कुछ दिन पहले ही लिखा फेसबुक पे, 4-6 दिन पहले मुझको एक मीडिया के क्लास में पूछा लोगों ने, ईमानदार जर्नलिस्ट बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने उस क्लास में जवाब दिया बच्चों को कि सबसे पहले तो किफायत से जीना सीखना चाहिए। किफायत से अगर आप घर चलाएंगे तो एक ईमानदार पत्रकार बने रहने की थोड़ी सी गुंजाइश निकलती है। लेकिन अगर हमको कार में चलना है, हमको एक अच्छे पॉश कॉलोनी में रहना है, बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाना है, हमको दूसरे धंधों में जितनी कमाई है हमको उस तरह की तनख्वाह कम से कम मिलनी चाहिए। तो आप जैसे जैसे अपनी हसरतें बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी नीयत जो है उसमें आपको समझौता करना पड़ता है। तो मैं ये नहीं मानता कि ईमानदार पत्रकारिता बिल्कुल मुमकिन नहीं है, लेकिन ईमानदार पत्रकारिता बड़ी तकलीफों के साथ मुमकिन है। फिर ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि वो लोग कार में घूमते हैं, उनका बड़ा मकान है, वो 1 लाख रुपए के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, ये बंद करना पड़ेगा सोचना। आप तो सर पैदल भी चल के आपने पत्रकारिता की होगी, साइकिल्स पे आपने किया, पैदल किया। अब तो लोग हेलीकॉप्टर में बैठ के पत्रकारिता करने लगे हैं। सत्ता के करीब पहुंचना जो है, मुझको लगता है कि वो एक बड़ा गौरव का प्रतीक लोगों ने बना दिया है कि मुख्यमंत्री के साथ या हो सकता है प्रधानमंत्री के साथ। मैं मेरी बात बतलाऊं आपको, मैं देशबंधु अखबार में काम करता था, नाम लेना चाहूंगा क्योंकि बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा और मैंने 29 साल वहां पर काम किया। मैं आज जो कुछ हूं वहीं की वजह से हूं, उसी अखबार में काम करने की वजह से। मुझको 3 बार प्रधानमंत्री के साथ विदेश जाने का मौका मिला। अलग अलग कारणों से मैंने मना कर दिया, मैं नहीं गया। तो मुझको मैनेजमेंट की नाराजगी भी झेलनी पड़ी कि ये कौन सा तरीका है, प्रधानमंत्री के साथ जाने का मौका मिलता नहीं है। तो मैंने मना कर दिया था। मेरी दिलचस्पी थी कि मैं काम करते रहूं, नहीं गया था मैं। अब अगर इसको मैं अपना नुकसान मानूं तो बहुत बड़ा नुकसान है। आज जिनको हेलीकॉप्टर की आप बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री का दौरा तो हेलीकॉप्टर से नहीं होता है, वो तो विदेश। 5 दिन मुझको अगर मनमोहन सिंह के साथ विदेश जाना था तो 3 देश जाना था उसमें, और वो हर तरह की सहूलियत का रहता और प्रतिष्ठापूर्ण भी रहता कि मैं प्रधानमंत्री के विमान से इस किस्म की कुछ कॉपी भी छपी रहती मेरे। नहीं, मैं हेलीकॉप्टर का जिक्र दरअसल सर इसलिए किया, बीते चुनाव में लोगों ने देखा, हमने देखा कि एक अमुख चैनल ने अपने शो के लिए हेलीकॉप्टर ही हायर कर लिया। मैंने भी देखा था ये। मैं उस हेलीकॉप्टर की बात कर रहा। आप साइकिल से चल के आपने जर्नलिज्म की और एक नाम आपने स्थापित किया, लोग हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं। इतना अगर अंतर आएगा तो कैसे ईमानदारी रहेगी? नहीं हो सकता। ये कारोबार के तौर तरीके हैं। मैं बताऊं आपको, मैं इसको बुरा भी नहीं मानता। इसका अखबार नवीसी से, जर्नलिज्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से एक कारोबार के अपने प्रमोशन के तौर तरीके हैं। मैं आज देखता हूं बड़े बड़े मीडिया हाउस जो हैं, मैं उनको अखबार भी नहीं गिनता, भले उनका एक हिस्सा अखबार होगा, बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को स्टेज पे बुलाते हैं, जो इश्तहार उनको देते हैं उन लोगों का सम्मान करवाते हैं। अब इसमें पत्रकारिता कहां से आ गई? ये तो पूरी तरह से कारोबार की बात है। मैं उसको बुरा नहीं मानता। आप अपना धंधा चला रहे हो, धंधा चलाओ, उसको बस जर्नलिज्म मत बोलो, उसको पत्रकारिता मत बोलो। आप अपना काम करो। सरकार से कार्यक्रम के लिए इश्तहार मिलते हैं, आप कार्यक्रम करो। आपको अपने इश्तहार देने वालों का सम्मान करना है, आप वो करो।
इसको जब आप पत्रकारिता कहते हो वहीं पर गड्ढमड्ढ होता है। तो उसमें आप अपना काम करो, उसमें कोई बेईमानी नहीं, आप कारोबार कर रहे हो। तो ये हेलीकॉप्टर वगैरह का जो शिगुफा जो था, अब ये 2000 के नोट में किसी को चिप दिख रहा है, किसी को कुछ दिख रहा है, ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ तो ऐसे कई शिगुफे हुए हैं। मैंने तो कई टीवी चैनलों को देख देख कर अब मैंने चैनल देखना हिंदुस्तान के बंद कर दिया है। हाँ, मैं आया तो विदेश का चैनल चल रहा था आपकी टीवी में। वो इसलिए कि इस बड़े पैमाने पर नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है। इस बड़े पैमाने पर डिबेट करते हैं लोग, मैंने नहीं देखे हैं आपके कार्यक्रम, में नहीं देखता हूं, मैं माफी चाहता हूं उसके लिए। इस कदर हिंसा और नफरत फैलाई जाती है कि आप अपने नौजवान बच्चों को, जो टीनेजर बच्चे हैं जिनको एक्सपोज भी करना चाहते हैं, जिनको वोटिंग राइट भी मिला है, आप नहीं चाहोगे कि वो देख लें उसको। इतनी नफरत की बातें, इतनी हिंसा की बातें, और जो सबसे ज्यादा नफरत की बात करते हैं अलग अलग धर्मों में, उनकी जगह सबसे बड़ी है वहां पर। मैं तो देखता हूं कुछ चैनल जो हैं वो पाकिस्तान से नफरत की बात करने वाले लोगों को बिठा लेते हैं, जो इस्लाम की सबसे कट्टर बातें करें उनको बिठा लेते हैं। तो धर्म में क्या नफरत के अलावा आपको और कुछ नहीं दिखता? ये किस तरह का गला काट मुकाबला है चैनल्स का कि आप केवल नफरत फैलाने में लगे हुए हो, केवल हिंसा भड़काने में लगे हुए हो। मैं बहुत निराश होता हूं। मैं जो कहता हूं ना कि अखबारों को बाहर निकल जाना चाहिए। अखबारों में भी कुछ एक होंगे ऐसे जो इस तरह का करते होंगे, लेकिन मुझको लगता है अखबार में थोड़ी बहुत शायद अभी शराफत, ईमानदारी, उसकी गुंजाइश कहीं बाकी हो। इससे बाहर आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इन्फ्लुएंस से एक वक्त था जब टीवी चैनल चालू हुए, उनके असर में अखबार बर्बाद हुए। इसके बाद सोशल मीडिया आया, उसके असर में टीवी चैनल बर्बाद हुए। अब वेब पोर्टल आए हैं, उनके असर में सोशल मीडिया बर्बाद हो रहा है। तो ये आपके ऊपर है कि आप बर्बादी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और ये बर्बादी मीडिया की अपनी खुद की बर्बादी नहीं है। आप समाज को, अपने दर्शक को, पाठक को, श्रोता को बर्बाद कर रहे हैं। सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि अखबारों को उस मीडिया के अम्ब्रेला से बाहर हो जाना चाहिए। लेकिन एक सवाल उठता है कि अखबार में विज्ञापन के और एडिटोरियल के दोनों का रेशियो फिक्स है, गाइडलाइन भी है, तमाम चीजें हैं। कहाँ फिक्स है? कोई गाइडलाइन नहीं है। 70-30 हम मान के चलते कि अगर ऐसा कुछ पीक टाइम है तो 70-30 हम ले लेंगे। लेकिन अब तो अखबार दो स्पेशल एडिशन देते केवल विज्ञापन के लिए। मैं उसको बुरा नहीं मानता। मैं आपको एक बात बतलाऊं, कई लोग कहते हैं कि मैंने ये अखबार पढ़ना बंद कर दिया, इसमें विज्ञापन छोड़ कुछ नहीं रहता। मेरा मानना है कि न केवल अखबार, बाकी मीडिया को भी गिन ले रहा हूं अभी मैं, इश्तहार जो है ये सबसे ईमानदार कमाई है। बेईमान कमाई कहां पे आती है? एडिटोरियल में। कि जब आप समाचार और विचार में बेईमानी करते हो और उसके लिए नगद पैसा ले लेते हो। ये महादेव सट्टा वगैरह का जो ऑनलाइन सट्टा का जो चला, इसमें लोगों ने 1-1 करोड़ रुपया नगद ले लिया। विज्ञापन में लिया, ईमानदारी विज्ञापन भी लिया, पेज का विज्ञापन लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी कि ऑनलाइन सट्टे की, बेटिंग के विज्ञापन न छापे जाएं, तो भी लगातार विज्ञापन छापे। कुछ नामी गिरामी लोगों ने 1-8 करोड़ रुपया नगद ले लिया, ऐसी भी चर्चा है। मैंने देखा तो नहीं है अपनी आंखों से उसको। तो मेरा मानना है किसी भी धंधे के लिए जो जाहिर कमाई है, जाहिर कमाई, चाहे राजनीतिक दल हैं, इलेक्शन बॉन्ड से उन्होंने पैसा लिया, तो मैं उसको ईमानदार कमाई मानता हूं। बेईमानी कहां पे आती है? जब आप उसको छुपा रहे थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उजागर किया। बिल्कुल। उससे पता लगा कि किस पार्टी को किसने कितना पैसा दिया, किस लिए दिया, उसके कितने हफ्ते पहले छापा पड़ा था, तो इसलिए दिया होगा। वो बेईमानी है। लेकिन अगर ईमानदारी से आप अपने मर्जी के राजनीतिक दल को चंदा देना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अमेरिका में मैंने अभी कुछ लोगों को इंटरव्यू किया था अमेरिका के चुनाव को लेकर। उसमें आप नाम टाइप कीजिए किसी का, आपको ऑनलाइन देखने मिल जाता है उसने किस पार्टी को, कैंडिडेट को कितना पैसा चंदा दिया है, मिल जाता है देखने के लिए। तो एक ट्रांसपेरेंट और ईमानदार अरेंजमेंट है ये। कमला हैरिस चुनाव हार गई, उनको पैसा जो है डोनाल्ड ट्रंप से बहुत ज्यादा मिला चंदा। लेकिन पैसे मिले किससे, किस सेक्टर से? छोटे छोटे लोगों से। उस पे सवाल उठने लगे। छोटे छोटे लोगों से भी मिले। तो मैं फिर मीडिया पे लौट आता हूं। आपके चैनल को, मेरे अखबार को जो इश्तहार मिलते हैं, मैं उनको सबसे ईमानदार कमाई मानता हूं। दिखता है कि मुझको इस नेता ने विज्ञापन दिया है, इस पार्टी ने दिया है, इस हसदेव का
चलाने वाली कंपनी ने विज्ञापन दिया है, दिखता है, तो लोग मान सकते हैं कि आपके यहाँ तो हसदेव के विज्ञापन छप रहे हैं, तो आपने जाहिर है उनके साथ रियायत की होगी, पाठक मान सकते हैं। लोगों को तो लेके भी गए थे हसदेव वाले। हाँ, लेके गए Chartered थे, plane लेके गए थे लोग, और अपने अपने वैल्यूज हैं। लोगों ने इश्तहार छापे। खैर, मैं अपने अखबार को यहाँ डिस्कस करना नहीं चाहता, हमने नहीं छापे, उसकी कई वजह हैं। मेरा ये मानना है कि आपको जाना है, आप जाइए, आप लिखिए कि ये अडानी प्रायोजित कार्यक्रम में हम गए थे, लिखिए, उसमें दिक्कत नहीं है। मुझको थोड़ी सी तकलीफ कब हुई मैं आपको बताता हूं। जब बहुत से अखबार वाले बड़े बड़े लोग उस दिन अडानी का पोर्ट देखने गए, बंदरगाह देखने गए, जिस दिन हसदेव में कटाई चल रही थी, जिस दिन आदिवासियों पे लाठी चल रही थी, जिस दिन छत्तीसगढ़ के रायपुर के पत्रकारों से उम्मीद की जाती थी कि अगर आपके पास अपना दफ्तर छोड़कर कहीं जाने का वक्त है, 2 दिन का और 3 दिन का, तो आप एक कार उठा लेते, ट्रेन चलती है, यहाँ से अंबिकापुर चले जाते, वहाँ से आप जाके देखते कि कितनी कटाई हो रही है, क्यों लाठियाँ चली हैं, क्यों आदिवासी विरोध कर रहे हैं। अखबार नवीसी वो होती। तो मैं जो गए हैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, हर एक का अपना अपना विवेक है, अपने अपने वैल्यू। लेकिन सर, मैं माफी के साथ टोक रहा हूं आपको, सवाल यहीं पे उठते हैं कि आपने प्रधानमंत्री का दौरा ठुकराया और लोग अडानी के साथ चले गए। देखिए, मैं 2 चीजों को तुलना करना नहीं चाहता, वो मेरे अपने वैल्यूज थे, मेरी अपने विवेक की बात थी। लेकिन मैं अभी इन 2 चीजों की तुलना जरूर करूंगा कि जिस दिन छत्तीसगढ़ में हिंदुस्तान का फेफड़ा काटा जा रहा है, उस दिन आप एक ऐसे बंदरगाह को देखने जा रहे हो जिस बंदरगाह से छत्तीसगढ़ के पाठक का कोई लेना देना नहीं। हमारा ना समंदर है, ना हमारे यहाँ नाव चलती है, ना हमारे यहाँ जहाज आते हैं, कुछ भी नहीं है हमारा। तो छत्तीसगढ़ के पाठक की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए थी? उस पाठक की प्राथमिकता होनी चाहिए थी कि आप हसदेव को देखते, जाकर आप उसको देख के आते, आदिवासियों से बात करके आते, उसके बाद आपको अडानी के हित में लिखना रहता तो आप लिखते। मैं हर एक की पसंद को मैं आजादी देना चाहता हूं। अब मैं चुनौतियों पे आता हूं। सारी समस्याएं हमारे सामने है, सुधरेगा कैसे? आपके ऊपर एक बड़ी चुनौती है, जिम्मेदारी है। आप जैसे लोग ही इसको आगे लेके चल रहे हैं, ईमानदारी, पत्रकार। मेरे जैसे लोग नहीं, मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे पत्रकार हैं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। मैं ईमानदारी के ऊपर मेरा कोई एकाधिकार नहीं है, मैं उसका नहीं, मैंने कहा आपके जैसे लोग। हाँ, मैं उसको थोड़ा और साफ कर देना चाह रहा हूं कि मेरे पास उसकी सोल डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं है ईमानदारी की और काबिलियत की भी। बहुत सारे लोग मुझसे ज्यादा काबिल हैं। मैं ईमानदारी की बात बताऊं आपको, बहुत सारे लोग मुझसे ज्यादा ईमानदार भी हैं पत्रकारिता में। ऐसे हैं कि मैं तो दिवाली का कोई तोहफा लेके आता है तो कोई महंगा सामान ना रहे तो मिठाई मेवा मैं रख लेता हूं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, कम से कम कुछ ऐसे पत्रकारों को देखा है जिन्होंने उसके लिए मना कर दिया, तो उनकी ईमानदारी मुझसे थोड़ा ज्यादा है। सर, मैं तो ये भी देखा हूं कि लोगों ने लाइन लगा के बार्गेनिंग करके लिया है। हाँ, लिया है। अगर उसमें छोटी तनख्वाह वाले गरीब लोग हैं, उनके लेने को मैं मना इसलिए नहीं करता कि जब मालिकान लेते रहते हैं पैसा, चुनाव के समय पैकेज बेचते हैं, पैकेज के लिए दबाव डालते हैं। अगर आपको ध्यान होगा, कुछ साल पहले अजय चंद्राकर चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने, स्मृति ईरानी आई थी और भखारा नाम की जगह उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसमें आम सभा चल रही थी। उसमें उन्होंने नाम लेके अखबारों का कहा था, इन अखबारों ने मेरे से इतना पैसा मांगा है और मैं नहीं दे रहा हूं पैसा। वो जो छापना है मेरे बारे में छापे, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में अखबार बांटे। उनको अगर अखबार छापने को कागज कम पड़ रहा है तो मैं कागज दे दूंगा, बांटने को लोग कम पड़ रहे हैं, मैं मेरे कार्यकर्ताओं से बंटवा दूंगा। ये उन्होंने मंच से कहा था, माइक से कहा था। ये एक अलग बात है, चुनाव हार गए, मैं हार जीत को उससे जोड़ के नहीं देख रहा हूं। लेकिन लाइन लगा के जो पैसा लिया होगा जिन लोगों ने, मैं दावे से कह सकता हूं छोटे पत्रकार होंगे। जो असली पैसा मोटा लेते हैं ना, वो लाइन लगा के नहीं लेते हैं। छोटी चिड़िया जो है वो लाइन लगा के तार पे बैठती है। मगरमच्छ जो है लाइन लगा के नहीं जाते। तो जो असली पैसा जो कारखानेदारों से, कारोबारी से, असली पैसा नेताओं से, महादेव जैसा सट्टा चलाने वालों से जो असली पैसा जो लिया जाता है,
वो मालिकान लेते हैं या बड़े ओहदों पे बैठे लेते हैं जिनकी आपको कहीं पे कतार नहीं दिखेगी। कतार वाले लोग बदनाम बहुत हुए। इतनी साफ गोई का कितना नुकसान हुआ आपको? होता है, थोड़ा बहुत नुकसान होता है, लेकिन मैं जिस धंधे में आया हूं अखबार नवीसी के, मैं पब्लिकेशन के बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, अखबार नवीसी के धंधे में आया हूं, इसमें फायदा हुआ है मुझको कि मेरी साख बनी है। मैं साफ साफ कहता हूं, जिस मुद्दे पे मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा, आप क्या सवाल पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे आपकी मर्जी है, मैं एक भी सवाल के जवाब से इनकार नहीं करता कभी भी, किसी को भी। अखबार नवीसी के पेशे में मुझको फायदा हुआ है, लेकिन मैं चूंकि इस अखबार के प्रकाशकों में से भी एक हूं, जुड़ा हुआ हूं मैनेजमेंट से, वहां पे अपार नुकसान हुआ है। लेकिन मैं उसको बहुत बुरा नहीं मानता, ये मेरा अपना फैसला है कि इस नुकसान को झेलते हुए इस कारोबार को करना है। मैं कारोबारी भी हूं, प्रकाशक भी हूं। उस फ्रंट पे बड़ा अपार नुकसान हुआ है, नुकसान छोड़ कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मैं उसको उतना नहीं मानता। मुझको लगता है कि अगर मैं अपनी मर्जी की अखबार नवीसी करना चाहता हूं तो मुझको उतने नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। और मेरे साथ में काम करने वाले लोग जो हैं, महीनों लेट मिलती है तनख्वाह, उनको मिलती है हर महीने, लेकिन महीनों लेट मिलती है। जो लोग करते हैं मैं उनका एहसानमंद हूं। वो लोग, उनमें से हर कोई अखबार नवीस नहीं है, दूसरे दूसरे काम करने वाले लोग भी हैं, लेकिन उनके भरोसे पे मैं ये अखबार नवीसी कर पाता हूं, जिसको कुछ लोग हौसले का कहते हैं, कुछ लोग ईमानदारी का कहते हैं। मेरे नजर में अखबार नवीसी का यही एक तरीका है, और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। ये स्थिति कब सुधरेगी? आप तो पीढ़ियां आपने देख ली, आपने शताब्दियां देख ली है, कब ये स्थिति सुधरेगी? जो इतनी बुरी स्थिति हो गई है जर्नलिज्म की, पत्रकारिता की, कब सुधरेगी? कोई ये थोड़ा सा सुधार दूं आपको, शताब्दियां नहीं देखी है, दशक देखे हैं। अभी 2-3 साल बाद जरूर मेरी अखबार नवीसी की आधी सदी होने जा रही है। तो उतना ही है मेरा जीवन, उससे ज्यादा नहीं है। मुझको सुधार नहीं दिख रहा है इसमें किसी भी तरह का। मुझको सुधार वही दिख रहा है जो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट लोग हैं, जो एक यूट्यूब चैनल, अपना मोबाइल फोन सामने रख के एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, अपनी मर्जी का डाल रहे हैं, जो एक वेबसाइट चला रहे हैं, अपनी मर्जी का लिख रहे हैं उसमें। अखबार नवीसी और बाकी का मीडिया, इसमें ईमानदारी केवल उन्हीं लोगों के चलाए हुए चल सकेगी। मैं बहुत ही इस पेशे और धंधे दोनों से बाहर होते जा रहा हूं, तो मेरे जैसे व्यक्ति से कोई उम्मीद नहीं हो सकती। लेकिन जो 100% इंडिपेंडेंट लोग रहेंगे, जो केवल उसी से अपना काम चलाना चाहेंगे, इन ऐसे लोगों से ये हो सकेगा। तो एक कारोबार के रूप में खत्म हो गया जर्नलिज्म, कुछ बाकी नहीं है। एक आखिरी सवाल है सर, गोल्डन एरा ऑफ जर्नलिज्म, स्वर्णिम युग क्या लौटेगा? कभी संभावना है? हाँ, मुझको लगता है कि हमको इतना निराशावादी नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जैसे अभी दुनिया में लोग मानते हैं कि परमाणु युद्ध के बाद उसका अगला युद्ध जो है, तृतीय विश्व युद्ध परमाणु हथियारों से होगा, और चौथा विश्व युद्ध जो है लकड़ी और पत्थर से होगा, फिर शुरुआत होगी नए सिरे से। तो मुझको लगता है कि एक बार ये पूरा सिलसिला खत्म हो जाएगा, ये कारोबार धंधा सब खत्म हो जाएगा, फिर कहीं से एक सूरज की रोशनी निकलेगी, फिर अकेले अकेले लोग काम करेंगे। वो एक कहीं कोई गाना था, मैं गांव में निकल पड़ा अकेले, ऐसा कुछ था, भूल रहा हूं मैं भी, बड़ा अच्छा था। अकेले लोग ही इसको बदलेंगे, कारोबार इसको कभी नहीं बदलेंगे। मीडिया को, कारोबार मीडिया को कभी नहीं सुधारेंगे। जो अकेले लोग हैं, जो भगत सिंह की तरह सिर पे कफन बांध के निकलेंगे, अभी भी करते होंगे, कुछ एक फ्रीलांसर होंगे, कुछ लोग करते होंगे, और उन्हीं लोगों के सुधारे हुए मीडिया के दिन सुधरेंगे, और सुधरेंगे जरूर। ये सिलसिला हमेशा नहीं चलेगा। सर, आपने एक शब्द कह दिया तो एक सवाल और ले लेता हूं मैं माफी के साथ, कि जो मनमर्जी से लिखता है, पढ़ता है, बोलता है, उसे एंटी एस्टेब्लिशमेंट माना जाता है। क्यों ऐसा? इसलिए है कि आप किसके खिलाफ लिखेंगे? जो इस्टेब्लिशमेंट है उसी के तो खिलाफ लिखेंगे। ये इस्टेब्लिशमेंट हमारा चुना हुआ है, लोकतंत्र में हमने इसको बनाया है, जनता ने इसको बनाया है, उसकी जवाबदेही है, और वो इस हालत में है कि वो अच्छा कर सके। विपक्ष के हाथ में तो ताकत नहीं रहती है, तो विपक्ष की आप कितनी आलोचना करोगे? मैं, मेरे अखबार में मुझको कई कार्टूनिस्ट दोस्त मुफ्त में कार्टून भेजते हैं, मैं उसमें आधे से ज्यादा रिजेक्ट कर देता हूं।
वो विपक्ष के ऊपर कटाक्ष रहता है। अरे विपक्ष तो वैसे ही मरा हुआ है, उसके हाथ में कोई ताकत है नहीं। जो सरकार चला रहा है, आपको आलोचना करना है, आप सरकार की आलोचना करो। सुधारने की बात करनी है, सुधार के लिए सरकार से बात करो। तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट तो जो ईमानदारी की बात करेंगे वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट ही रहेंगे। भगत सिंह क्या गांधी के खिलाफ बात करते कि अंग्रेजों के खिलाफ करते? गांधी क्या भगत सिंह के खिलाफ बात करते कि अंग्रेजों के खिलाफ बात करते? जब जो एस्टैब्लिशमेंट रहेगा, ईमानदारी की बात उसी के खिलाफ होगी। इसमें एस्टैब्लिशमेंट को बुरा नहीं मानना चाहिए। मेरा ये मानना है कि सरकार और पत्रकार के संबंध कभी मधुर नहीं रहने चाहिए। दोनों की भूमिकाएं अलग अलग है। आपने देखा ना, चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री के संबंध मधुर थे, गणेश पूजा के लड्डू जितने मधुर हो गए। नतीजा क्या निकला? जो लोग लोकतंत्र के लिए फिक्र कर रहे हैं, उन्होंने, मेरे जैसे लोगों ने आलोचना की कि ये एक अवॉइडेबल कंट्रोवर्सी थी, दोनों को परहेज करना चाहिए था इससे। आप दोनों के पास टेलीफोन है, आपको जो बात करना है कर लो भाई। आप क्यों ऐसा एक दूसरे को साख क्यों खराब किए? प्रधानमंत्री की साख भी कम हुई, चीफ जस्टिस की साख भी कम हुई। पत्रकार और सरकार, इन दोनों को कभी एक दूसरे से मधुर संबंध की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। बेहद शुक्रिया सर, समय देने के लिए। अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।